स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप है। देखिए हम लोग का पॉलिटी अच्छे खासे स्पीड में चल रहा है, अच्छा खासा पोर्शन भी पूरा हो गया है, लेकिन अब काम बचता है कि हमें चाहिए इस ग्रुप से 100% रिजल्ट और 2023 में ही चाहिए। ठीक है ना? तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा। हमने कहा कि कम से कम जो जॉब वाले हैं 2 से 3 घंटा निकालें, वो इसको पढ़ते रहें, साथ में नोट्स पढ़ते रहें कि मेंस का जो टॉपिक है ना, वो आप विधिवत रूप से सिलेबस वाइज क्या करें, समाप्त कर दें। ठीक है? नोट्स इंपॉर्टेंट है, उसमें हाईलाइट करते जाएं जो की पॉइंट हमें ध्यान रखना है। ठीक है? अब बाद में जब बैठेंगे तो एक बार जितना हाईलाइट किए रहेंगे वो की पॉइंट हम क्या कर देंगे, नोट कर लेंगे। 15 से 20 पेज में होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा याद करने का। दूसरा सजेशन ये है कि पॉलिटी में जितने सुप्रीम कोर्ट के केस हम डिस्कशन किए हैं, सारे केस इंपॉर्टेंट है। कोई इतना मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फालतू का केस है, तो केस को नोट करके जरूर रख लेना। किस विवाद में हम वो केस यूज कर सकते हैं, यहाँ पे दिमाग चलाना है। ऐसा नहीं है जैसे धर्मांतरण वाला विवाद है, फादर इस्टेनलस का, तो वो कहीं भी धर्म से रिलेटेड मुद्दा है तो उसमें जोड़ दो खट से ना। ये स्मार्टनेस है, स्मार्ट वे में तैयारी करना है। हमने बहुत मतलब कंपाइल करके बहुत छोटा बनाया है इस चीज को, और हम लोग कहीं इधर उधर भटक नहीं रहे हैं, मेन टारगेट पे चल रहे हैं। ठीक है ना? तो आप लोग को मेहनत करना है और स्पीड बढ़ा दो। जो लोग वाकई डेडिकेटेड है कि हमें एसडीएम चाहिए, तो उनको मिलेगा भी। साथ में बस ये है कि थोड़ा टाइम निकाल लो, और टाइम निकालो, अभी मेहनत करोगे आगे की जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ठीक है? वरना जब सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत पीड़ा होता है। इतना नॉलेज होने के बाद भी अगर सिलेक्शन ना हो तो बहुत बहुत पीड़ा देता है। तो इस चीज से बचिए आप लोग। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए रिकैप ले रहे हैं, रिवीजन जो पिछला लेक्चर है थोड़ा सा कनेक्ट कर रहे हैं। हमने बताया था कि विधानसभा की बात चल रही थी, विधान परिषद की बात चल रही थी। हमने बताया कि विधान परिषद की कैसे प्रक्रिया होता है निर्माण करने का या समाप्त करने का। जैसा निर्माण करने का प्रक्रिया होता है बताया था, वैसे ही समाप्त करने की प्रक्रिया होता है। ठीक है ना? और फिर हम आ गए कि साधारण विधेयक में विधानसभा और विधान परिषद का क्या स्टैंड है। तो हमने बताया कि साधारण विधेयक किसी राज्य का किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधानसभा हो या विधान परिषद है। क्या होगा, हमने ये बताया था कि यहाँ हम बता दे रहे हैं, दो है। अगर मान लो विधान परिषद में हम क्या हो रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है साधारण विधेयक, तो क्या होगा कि विधानसभा उसको पास कर दे तो वो विधेयक हो जाएगा। ठीक है? राज्यपाल का सहमति मिल जाए। अगर वो पास ना करे, असहमति हो जाए, तो वो विधेयक ही रद्द हो जाएगा। ये था विधान परिषद से जाने का। और अगर विधानसभा में आता है पहला, तो विधानसभा से पास हुआ तो आएगा विधान परिषद के पास। विधान परिषद क्या करेगा, विधान परिषद इसको हो सकता है कि पास कर दे तो विधेयक हो जाएगा, गवर्नर के पास सहमति मिलेगी, विधेयक बन जाएगा। लेकिन हो सकता है कि वो पास ना करे। ठीक है? तो उसको कारण बताना होगा, या 3 महीने का टाइम मिलेगा। कितना? 3 महीने का टाइम मिलेगा। 3 महीने का टाइम मिलेगा, और उसको उसको क्या कर सकता है, सिफारिश कुछ कर सकता है, या सिफारिश कर दे कुछ, या पुनर्विचार के लिए भेज दे। किसके पास? विधानसभा के पास। ठीक है ना? पुनर्विचार के पास भेजेगा, तो पुनर्विचार किसके पास भेजेगा, विधानसभा के पास। और विधानसभा फिर पुनर्विचार करके किसके पास भेज दे, विधान परिषद के पास भेज दे। तो फिर वो 1 महीने के अंतर्गत उसको क्या करना पड़ेगा, सहमति देना पड़ेगा 1 महीने के अंदर। और ये बाध्य होगा, ये 1 महीना के अंदर देना ही और बाध्य है, समय भी निर्धारित है। तो अगर देखें कि विधान परिषद के पास पावर कितना है रोकने का साधारण विधेयक, तो 3 महीना पहले का देखा था, 1 महीना बाद में जब पुनर्विचार, तो बेसिकली वो 4 महीना रोक सकता है। 4 महीना से ज्यादा रोक नहीं सकता है विधान परिषद। ठीक है? यही बात हमने बताया था, और बताया था कि विधानसभा का ये सब एनालिसिस दोनों के आधार पर देखें तो विधानसभा की शक्तियां विधान परिषद से ज्यादा है। यही बात हमने कंक्लूजन में निकाला। ठीक है? अब आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फेडरल स्ट्रक्चर और यूनिटरी स्ट्रक्चर। फेडरल मतलब संघात्मक। ठीक है? या इसी को परिसंघ भी बोला जाता है। और दूसरा हमारा क्या, एक एकात्मक। एकात्मक कहाँ है, ब्रिटेन की कैरेक्टरिस्टिक है। और फेडरल स्ट्रक्चर किसका कैरेक्टरिस्टिक है, यूएस का। तो पहला कंपैरिजन ही पूछ लिया जाए कि ब्रिटेन का कैसा है ढांचा और यूएस का, तो फिर क्या होगा कि देखो संघात्मक का क्या क्या विशेषताएं होती हैं, पहले ये जान लो। देखो विशेषता पहला होगा कि केंद्र और राज्य में शक्तियों का क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है? लिखित होगा, कठोर होगा, और सर्वोच्च होगा संविधान। ठीक है? तीसरा क्या होगा, इसमें स्वतंत्र न्यायपालिका होगा। ठीक है? स्वतंत्र
न्यायपालिका होगा। ठीक, ये ध्यान रखना, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक इसके फेडरल में हर जगह अपनाया जा सकता है। क्या क्या बताया कि केंद्र की शक्ति राज्य की शक्ति के बराबर होगा, शक्तियों का केंद्र और राज्य के बीच में क्या होगा, विभाजन होगा, और लिखित और कठोर और सर्वोच्च संविधान होगा, और स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका होगा। ये फेडरल का हमेशा ध्यान रखना दिमाग में, जब भी फेडरल होगा ये कैरेक्टरिस्टिक होना ही है फेडरल में। अभी हम जब यूज करेंगे इसको तब दिमाग खुलेगा। तो हमने कहा कि क्या एकात्मक में क्या होता है, तो देखो संघात्मक में होता है कि केंद्र और राज्य की शक्तियां क्या होती है, बराबर होती है, लेकिन एकात्मक में क्या होता है कि केंद्र की शक्ति राज्य की शक्ति से बड़ा होता है। अब देखें कि संघात्मक में क्या होता है कि शक्तियों का केंद्र और राज्य के बीच में क्या होता है, विभाजन होता है, जबकि यहाँ पे एकात्मक में देखें तो शक्तियों का केंद्र में ही निहित होता है, ज्यादातर केंद्र में निहित होता है। तीसरा देखें तो संघात्मक में क्या हो जाता है, लिखित होता है, कठोर होता है और सर्वोच्च संविधान होता है। तो संविधान कैसा होता है, लिखित होता है, कठोर होता है और सर्वोच्च होता है। जबकि एकात्मक में ऐसा होना जरूरी नहीं है कि लिखित हो, कठोर हो, जैसे ब्रिटेन में लिखित नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसा होना जरूरी नहीं है। द्विव स्तरीय सरकार होगा, अर्थात सेंटर लेवल पे कुछ और होगा, प्रांत के लेवल पे प्रोविंस के लेवल पे अलग होगा। तो सेंटर और स्टेट में क्या होगा, द्विस्तरीय सरकार होगा, जबकि एकात्मक में ऐसा नहीं होता, द्विस्तरीय नहीं होता है। चौथा बताया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होगा, किसमें, संघात्मक में। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एकात्मक में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका हो। अभी हाल ही में 2009 में सुप्रीम कोर्ट आया है, किसमें, ब्रिटेन में, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। इसमें क्या होगा, दोहरा संविधान होगा, किसमें, संघात्मक में। दोहरा संविधान मतलब कहने का कि सेंटर का अपना संविधान होगा, स्टेट का अपना संविधान होगा, जैसा यूएस में दिखता है। लेकिन एकात्मक में क्या होगा, एकल संविधान होगा, स्टेट के लिए भी वही होगा, उसी में होगा, और सेंटर के लिए भी होगा। दूसरा है कि दोहरी नागरिकता, फेडरल में क्या होना चाहिए, दोहरी नागरिकता, मतलब सेंटर की नागरिकता, जैसे अमेरिका वाले बोला जाएगा, अमेरिका के अंदर जो दूसरा स्टेट है, 50 स्टेट है, तो उस स्टेट का भी नागरिकता होगा। तो सेंटर का नागरिकता के साथ साथ स्टेट का भी नागरिकता देखा जाता है। लेकिन एकात्मक में क्या होता है भैया, एकल नागरिकता होता है, ठीक है ना। अब देखो कि निर्वाचन, लेखा परीक्षण और प्रशासन का दोहरा तंत्र पाया जाता है, किसमें, निर्वाचन का, लेखा परीक्षण का, प्रशासन का दोहरा तंत्र पाया जाता है फेडरल में। जबकि एकल तंत्र किसमें पाया जाता है, एकात्मक में। निर्वाचन का मतलब सेंटर और स्टेट पे अलग अलग होता है, लेखा परीक्षण, प्रशासन और निर्वाचन, जबकि इसमें सब जगह एक साथ होता है, ठीक है ना, एकात्मक में। तो ये हमने कंपैरिजन किया कि फेडरल और एकात्मक बेसिकली में कहाँ डिफर है, ठीक है ना। अब जरा सा हम यहीं पे कंपैरिजन कर लें तो ज्यादा बेटर होगा कि यूएस से और इंडिया में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो देखो यूएस में पहली बात कि यहाँ पे शक्तियां, जो शक्तियां हैं वो विभाजित है, क्या है, विभाजित है, यहां भी विभाजित है, 7वीं अनुसूची है, ऐसा बताएंगे, ठीक है। अब जरा सा देखो यहां पे दूसरा है कि यूएस में संघ, जो संघ बना है, संघवाद आया है, वो केंद्र केंद्र और राज्य का क्या है, बीच में समझौता है, समझौता है। वो तोड़ भी सकते हैं समझौता, वो हो सकता है संघ से बाहर हो, लेकिन यहां नहीं है, यहां पे समझौता नहीं है। फिर डिफरेंस यहां पे आ रहा है कि यहां पे दोहरी नागरिकता है, यहां पे एकल नागरिकता। हम लोग इंडियन के रूप में जाने जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे उत्तर प्रदेश में हम हैं तो हम उत्तर प्रदेश की भी नागरिकता प्राप्त की है, नहीं, यहां पे दोहरी नागरिकता है, ठीक है। चौथा, अगर शक्ति में देखें तो केंद्र की शक्ति राज्य की शक्ति के बराबर होता है, लगभग बराबर होता है, जबकि इसमें देखें तो केंद्र की शक्ति राज्य की शक्ति के बराबर होता है। यहां पे देखें पांचवा, तो अवशिष्ट जो शक्तियां होती हैं, अवशिष्ट शक्तियां का मतलब क्या, वो शक्तियां जो विभाजन करते समय उसमें बताया नहीं है, उससे बाहर की कोई विषय वस्तु हो, तो वो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होती हैं, राज्य के पास होती हैं। जबकि यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं, केंद्र के पास है, किसके पास, केंद्र के पास। और ये आर्टिकल बोलता है 248, ध्यान रखना 248 में अवशिष्ट शक्तियां किसके पास बोला है, केंद्र का। अर्थात कि 7वीं अनुसूची में 3 डिवीजन है, संघ की सूची, राज्य की सूची और समवर्ती, यही 3 डिवीजन है। कहने का मतलब इन तीनों के इतर कोई विषय वस्तु आ जाए तो उस पे कौन कानून बनाएगा, ये विवाद नहीं रहेगा, वो विवाद नहीं रहेगा, केंद्र ही बनाएगा। जबकि ऐसा इसमें हो तो इसमें राज्य बनाएगा,
ठीक है ना। तो हम लोग यूएस और इंडिया देख लिए, और एक मूल जो जहां का फंडा है फेडरल और यूनिटरी एकात्मक, वो भी डिस्कशन कर लिए। ठीक है, समझ में आया होगा। अब जरा सा यहाँ पे और आगे चलते हैं कि भारत का संविधान देखा जाए तो अब यहां से आता है कि संघात्मक होता है, क्योंकि संघात्मक की विशेषताएं पाया जाता है। क्या शक्तियों का विभाजन है, ठीक है। दूसरा क्या, स्वतंत्र और निष्पक्ष क्या है, न्यायपालिका है, ठीक है। और हम कहते हैं कि यहाँ पे शक्तियों में विभाजन पाया जाता है, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका है। तीसरा हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो केंद्र होता है, केंद्र ना बोले, यहाँ पे बोले कि जो बेसिकली तीसरा टर्म हम यूज करें कि यहाँ पे संविधान का सर्वोच्चता पाया जाता है, संविधान का सर्वोच्चता पाया जाता है। ये क्या है, फेडरल का कैरेक्टरिस्टिक है। ये फेडरल स्ट्रक्चर जब देखें तो इंडिया में भी पाया जाता है, ठीक है। एकात्मक की कैरेक्टरिस्टिक हमने बताया था कि क्या हो, कि केंद्र की शक्तियां ज्यादा हो राज्य से, ठीक है। एकल एकल नागरिकता हो, ठीक है, एकल नागरिकता हो, और अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हो, केंद्र के पास। ये एकल कैरेक्टरिस्टिक है। तो देखो दोनों का मिला के इंडिया का है, मतलब संघात्मक और एकात्मक दोनों व्यवस्था का मिश्रण पाया जाता है भारत का, ठीक है। और हमने कैरेक्टर जब भी लिखना है तो ऐसे बना के आप कैरेक्टर दिखा दो कि संघ का ये कैरेक्टर है और एकात्मक का ये कैरेक्टर है, ठीक है। अब संघात्मक और एकात्मक दोनों विशेषता पाई जाती है, जिसके कारण बोला जाता है कि भारत के संविधान का स्वरूप संघात्मक है लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि भारत का संविधान का स्वरूप संघात्मक होते हुए भी उसकी आत्मा एकात्मक है, इस पे टिप्पणी करिए। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये संघात्मक है और फिर उसकी आत्मा क्यों हुआ, आगे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि एकात्मक क्यों होगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि संघात्मक होते हुए भी उसकी आत्मा एकात्मक है, कारण बताना पड़ेगा। तो कारण हम बताएंगे। देखो इससे पहले कथन देख लेते हैं, उसके बाद कारण देखेंगे, या कारण ही देख लेते हैं फिर कथन पे आ जाएंगे। तो देखो कारण क्या है, कारण है कि देखो हमारी भारत, जो हमारा भारत है उसमें भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पाई जाती है। ऐतिहासिक रूप से तो भौगोलिक है, विभिन्नता विविधता देखने को मिलता है, सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलता है, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पाई जाती है। और दूसरी बात, पहली ये बात हो गई तो इसलिए अपनाया गया। दूसरा हमने बोला कि भारत में विविधता पाया जाता है, और विविधता मतलब कि भाषा के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे विविधता पाया जाता है। 8 प्रकार की विविधता पाए जाते हैं, और उसको हम जब भारतीय समाज बताएंगे तो और एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन आप सिंपल वर्ड में जानो कि भाषा के आधार पे होता है विविधता, धर्म के आधार पे और क्षेत्र के आधार पे, 3 हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस विविधता को हमें क्या करना होगा, संग्रहित करना होगा या इसका लाभ लेना होगा, तो हमें संघात्मक बनना ही पड़ेगा, संघात्मक बनना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर ये मान लो विविधता की वजह से, भाषा, धर्म और क्षेत्र की वजह से अलगाववाद, क्षेत्रवाद और आतंकवाद जैसी घटना हो, तो फिर हमें एकात्मक रूप लेना ही पड़ेगा। तो ये हमारी मजबूरी थी कि संघात्मक के साथ एकात्मक लेना। तो कारण समझ रहे हो, कारण में हमने बताया कि भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है इसके लिए। दूसरी बात बताएं कि विविधता बहुत पाया जाता है भारत में। अब विविधता को में सामंजस्य बैठाना हो तो हमें क्या होगी, शक्तियां बांटनी पड़ेगी कि सब लोग खुश रहें, और क्षेत्रवाद, आतंकवाद जैसी घटनाएं ना हो, अलगाववाद जैसी घटनाएं ना हो, ठीक है, संप्रदायवाद जैसी घटनाएं ना हो, ठीक है ना, ये होनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा हो नहीं पा रहा, संघात्मक हम स्वरूप लिए हैं और इसमें प्रॉब्लम आ गई, तो फिर किसको टेकल करना पड़ेगा, केंद्र को। तो केंद्र की शक्तियां इसलिए क्या कर दी गई, ज्यादा दे दी गई कि ऐसी अगर अलगाववाद, क्षेत्रवाद जैसी बातें आए तो उस पर सशक्त नियंत्रण करें, और भारत की संप्रभुता या राष्ट्रीय सुरक्षा को क्या करें, नियंत्रण करें, ठीक है। अब दूसरी दो हमने बता दिया। तीसरा हम बोले कि फेडरल में जो यूएस में फेडरल स्ट्रक्चर है, हमने बताया कि राज्यों और केंद्र का क्या है, समझौता है, ये बोला था। और इसमें फेडरल में क्या दिया गया है, राज्यों को ज्यादा शक्ति दी गई है केंद्र की अपेक्षा यूएस में। बल्कि भारत में क्या है कि भारत अगर देखें तो ऐतिहासिक दृष्टि से भारत क्या है, एकात्मक देश रहा है, और उसको एकात्मक देश रहा है ऐतिहासिक दृष्टि, और उस एकात्मक को हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है संघात्मक रूप में।
तो ये भी बता सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखते हुए ऐसा कर दिया है। नेक्स्ट हम क्या तर्क दे सकते हैं? नेक्स्ट तर्क बहुत अच्छा है, जो हमारा दिमाग खोलना चाहिए कि भारत में क्या है कि अल्प विकास की बहुत कम संभावना रह रही है, पिछड़ापन है, ठीक है, जातिवाद है। तो ऐसी चीज में इन सबको दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा? मजबूत केंद्र होना चाहिए, जब जो कि आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास और सामाजिक विकास को क्या करे? प्रोत्साहन दे। ऐसी स्थिति में हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा? केंद्रीय सरकार के पास ज्यादा ताकत देना पड़ेगा कि विकास हो, ठीक है, पिछड़ापन का जो है वो वंचित वर्गों को लाभ मिले, सामाजिक उत्थान हो, उनका आर्थिक उत्थान हो, ऐसी बात होगी। तो ये कारण है कि हमने क्यों एकात्मक होते हुए भी हमने क्या ले लिया? ऐतिहासिक रूप से एकात्मक होते हुए संघात्मक रूप ले लिया। ये कारण बताएंगे, ठीक है। और जो भी हमने कहा कि पीछे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पीछे क्वेश्चन हमने बोला था ना कि स्वरूप कैसा है? संविधान का स्वरूप संघात्मक है लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है। तो कारण बताओगे तो यही पीछे कारण बताओगे। अब देखो, ये भारत के संघवाद के संदर्भ में कुछ विद्वानों ने कथन दिया है और ये कथन ही क्या बन जाएगा? आपका मेंस का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस पे दिमाग दौड़ाना है, पढ़ना, 5 मिनट रुकना और सोचना कैसे इसको आंसर लिखेंगे। अभी से फॉर्मेट, अभी से दिमाग का दही कर लो, अभी दिमाग चला लो, तो मेंस में लिखने में आसान होगा। सब सोचा सचाया रहेगा, लिख लोगे। तो संविधान और डॉक्टर अंबेडकर क्या बोलते हैं? यूनियन बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है, आर्टिकल 1 में है, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट। केसी वेयर ने क्या बोला था? क्वासी फेडरल बोला था, अर्थात अर्ध संघात्मक बोला था। क्यों अर्ध संघात्मक बोला था? ना पूरी तरह संघात्मक बताओ और ना ही पूरी तरह एकात्मक, तो अर्ध संघात्मक हो जाएगा। तो केसी के क्वेश्चन पे आ जाए कि भारत अर्ध संघात्मक स्वरूप को केसी वेयर के अनुसार अर्ध संघात्मक स्वरूप को धारण किए हुए टिप्पणी करिए। तो फिर बताओ भैया कि संघात्मक के कैरेक्टर ये है, एकात्मक के कैरेक्टर ये है, इसलिए केसी वेयर ने ये बोला। आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला कि एकात्मक लक्षणों वाला संघ है। तो फिर वही बात हो गई कि संघ है तो यूनियन है, तो यूनियन की कैरेक्टरिस्टिक बताओ और एकात्मक लक्षण क्या क्या है ये बताओ। WH मॉरिस जोन्स ने क्या बोला था कि सौदेबाजी का संघवाद है। यहां वेरी इंपॉर्टेंट, मॉरिस जोन्स ने बोला था कि सौदेबाजी का संघवाद है। सौदेबाजी का संघवाद कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे सौदेबाजी का मतलब कि संघवाद होते हुए ये बोलता है कि मतलब संघवाद बोलता है कि जो विभाजन होना चाहिए तो बेसिकली सेंटर और स्टेट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए शक्तियों का। लेकिन यहाँ पे सौदेबाजी हो जा रहा है कि सेंटर को ज्यादा दे रहे हैं, स्टेट को ज्यादा कम शक्ति दे रहे हैं। पहली बात पे क्या हो रहा है? सौदेबाजी हो रहा है, संघवाद, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी? या कहते हैं ना कि अगर इसमें सेंटर और स्टेट में कंफ्लिक्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है, तो वो फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करता है, अर्थात सौदेबाजी करता है कि क्या होना चाहिए संविधान के अनुसार। तो वो सौदेबाजी का संघ बोला था। क्वेश्चन बनने का मीन्स का कम प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ये ध्यान रखना। ग्रेनविल ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद बोला था। सहकारी संघवाद, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सहकारी संघवाद क्या होता है? मतलब एक बस जान लो कि सेंटर जब विकास करना है तो दोनों को लेके विकास करना है, सेंटर और स्टेट को। ऐसा नहीं है कि सेंटर विकास करने के करे और स्टेट अप्लाई ही न करे, तो कभी विकास ही नहीं हो सकता। तो जब भी इन दोनों की मिली भगत के द्वारा जो आता है उसको संघवाद बोलते हैं, ठीक है ना। तो संघवाद बस इतना समझो कि सहकारी संघवाद का मतलब दोनों के इंपॉर्टेंस है, बस इतना समझो, ठीक है। तो ये देखो कि जो भारत के संविधान निर्माता थे वो संघात्मक प्रणाली को अपनाते हुए क्या किए? केंद्र को प्रांतों के ऊपर वरीयता दी, ठीक है। तो देखा जाए तो कनाडा जो भारतीय व्यवस्था है वो संघीय व्यवस्था कनाडा से ज्यादा मैच करता है रेदर देन अमेरिका की व्यवस्था से, संघीय व्यवस्था, ठीक है ना। तो कनाडा से मैच है, तो संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से लिया ही है, ठीक है। अब आ जाओ, तो हम इसमें जो क्वेश्चन पूछा था उस पे हम कह देंगे कि भारत की व्यवस्था में परिसंघवाद या संघवाद के मूल लक्षण होते हुए भी इसमें एकात्मक तत्व पाए जाते हैं। हम कंक्लूजन दे रहे हैं, इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि भारत एक गैर संघीय देश है। तो एकात्मक होते हुए भी ये भी बताएंगे कि गैर संघीय देश नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि भारत में संघवाद का स्वरूप विशिष्ट है, जो भारत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सर्वाधिक उपयुक्त क्यों? जो कारण बताया था वही, ठीक है। तो हमने कंक्लूजन में सब कुछ ब्रीफ कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा एक छोटा टॉपिक बचा हुआ था, उसको छोड़ दिया था, तो कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट चल।
अब नेक्स्ट आ जाते हैं टॉपिक केंद्र राज्य संबंध की बात करें। केंद्र राज्य संबंध के लेके बहुत सारे विवाद भी होते हैं और उनके संबंध को हम लोग डिटेल से एनालिसिस करेंगे और क्वेश्चन यहाँ से अच्छे बनते हैं प्री और मेंस में भी, ठीक है। तो प्री के लिए देखो तो विधायी संबंध की बात कहाँ क्या किया गया है केंद्र राज्य में, तो भाग 11 में किया गया, अध्याय 1 में। प्रशासनिक संबंध की बात किसमें किया गया है, भाग 11 में। ये सीधे सीधे प्री में क्वेश्चन पूछा जाता है। वित्तीय संबंध की बात किसमें किया गया है, भाग 12 में किया गया है। तो केंद्र राज्य संबंध की बात भाग 11 और 12 में किया गया, ठीक। अब आ जाओ विधायी संबंध के बारे में देखें। केंद्र और राज्य में विधायी संबंध की बात करें तो विधायी शक्ति का वितरण अगर देखना है तो हम पहले क्षेत्र के बारे में बात करें। तो क्षेत्र की देखें विधायी संबंध में तो संसद या केंद्र का कानून कहां पे लागू होगा, तो पूरे भारत में लागू होगा। क्षेत्र में विधायी संबंध की बात कर रहे हैं तो किसके विधायी संबंध, केंद्र और राज्य के विधायी संबंध की बात कर रहे हैं तो पहले बात करेंगे क्षेत्र। तो जो संसद का कानून होगा वो पूरे भारत पे लागू होगा। राज्य का जो कानून होगा तो सिर्फ और सिर्फ उस राज्य पे लागू होगा, उस प्रांत पे लागू होगा, ठीक है। लेकिन अगर जान लो कि अगर कोई बात हो इसमें एक लेकिन जरूर लगाना है कि राज्य का कानून केवल प्रांत में लागू होगा, मतलब प्रांत क्षेत्र में। जबकि क्षेत्र की बात कर रहे हैं, डिफरेंस की बात कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं क्षेत्र। तो क्षेत्र में देखें तो संसद का कानून पूरे भारत में लागू होगा, राज्य का कानून केवल प्रांत में लागू होगा, ठीक है। लेकिन संसद को राज्य क्षेत्रातीत विधायन की शक्ति है, मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लेजिस्लेशन की बात करें, राज्य के क्षेत्रातीत मतलब उसके अधीन नहीं हो या एक्स्ट्रा क्षेत्र हो तो उस पे लागू करने की शक्ति किसकी होगी, संसद की होगी, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या है, क्षेत्रातीत विधायन का मतलब क्या है कि संसद के कानून भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू होते हैं। क्षेत्रातीत का मतलब क्या, हमने कहा ना कि संसद राज्य क्षेत्रातीत विधायन का शक्ति किसके पास होता है, संसद के पास होता है। तो क्षेत्रातीत का मतलब कि संसद के कानून भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पे भी लागू होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्षेत्रातीत का मतलब कि भारत से बाहर जो रह रहे हैं विदेशी उन पे भी लागू हो सकता है। विषय देखें तो विषय के आधार पे इनके निम्नलिखित रूपों को समझा जाता है। तो हमने विधायी संबंध एक क्षेत्र के आधार पे बोला, अब दूसरा हम ले चल रहे हैं विषय के आधार पे, ठीक है ना। अब विषय के आधार पे वेरी इंपॉर्टेंट, विषय के आधार पे देखें तो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में बात कहा गया कि जब संघ सूची, राज्य सूची और 3 सूची की बात की गई, समवर्ती, राज्य सूची, संघ सूची, ठीक है ना। संघ सूची पे कौन विधि निर्माण कर सकता है, केंद्र। राज्य सूची पे कौन निर्माण कर सकता है, राज्य। समवर्ती पे कौन कर सकता है, केंद्र और राज्य। क्योंकि यहाँ पे तो क्लियर कट है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे प्री में। अगर बनेंगे अच्छे क्वेश्चन, कहते हैं ना जिसको टैकल करना बड़ा मुश्किल हो या गलत हो जाता है, निगेटिव हम चले जाते हैं, तो क्वेश्चन अच्छे प्री के यहीं से बनेंगे। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तो सीधे से हमें कौन कौन से विषय आते हैं वो देख लेना है। तो मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषय थे, 97 थे। राज्य सूची में कितने थे, 66 थे। और समवर्ती सूची में कितने थे, 47 थे। लेकिन वर्तमान में जो 97 था संघ सूची में मूल संविधान में, वो 100 हो गया। जो 66 था उसको कम करके कितना कर दिया गया 61, और समवर्ती जो 47 था उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 52 कर दिया गया, ठीक है। ये ध्यान रखना। जैसे उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है कि वन और पर्यावरण पे अगर कानून बनाना हो तो केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, और वन और पर्यावरण किसमें आता है, समवर्ती में आता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, संघ सूची। तो अभी तक देखो क्या पढ़े, केंद्र और स्टेट के बीच संबंध में हमने विधायी शक्ति पढ़ रहे हैं। विधायी में पहला अंतर देखे, क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, दूसरा विषय के बारे में बात करेंगे। तो सीधे सीधे ही विषय के बारे में 7वीं अनुसूची उठा लेंगे और एक आध एग्जांपल दे देंगे, जैसे हमने दे दिया समवर्ती सूची का। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात, जो हम कहते हैं क्वेश्चन बनेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लो समवर्ती सूची है और समवर्ती सूची पे केंद्र भी क्या बना दिया, कानून बना दिया, और राज्य भी कानून बना दिया। तो इसमें से अगर गतिरोध उत्पन्न होता है, विरोधाभास उत्पन्न होगा, तो किसको प्रायोरिटी दिया जाएगा, केंद्र को प्रायोरिटी दिया जाएगा, अर्थात केंद्र का कानून लागू होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार बात है कि राज्य क्या कर दे, कानून बना दे, और उस कानून के लिए विधेयक बनाया है वो राज्यपाल, गवर्नर क्या कर ले, आरक्षित कर ले आर्टिकल 200 के तहत राष्ट्रपति का पुनर्विचार के लिए, प्रेसिडेंट के पुनर्विचार के लिए, और फिर ये विधेयक पे क्या करे, प्रेसिडेंट सहमति दे दे। तो फिर केंद्र का कानून नहीं लगेगा, राज्य का कानून लगेगा। समझ गए, फिर से समझो। देखो, केंद्र और राज्य के बीच में दोनों कानून बनाते हैं एक ही विषय पे, तो फिर अगर विरोधाभास होता है तो केंद्र लागू हो जाएगा। लेकिन अगर राज्य का कानून बनाता है और उसको गवर्नर
गवर्नर क्या कर दे, गवर्नर उसको आरक्षित कर ले आर्टिकल 200 के तहत, किसको, राष्ट्रपति का पुनर्विचार के लिए, और फिर पुनर्विचार को करते हुए प्रेसिडेंट क्या कर दे, सहमति दे दे, तो फिर राज्य विधानमंडल द्वारा जो विधेयक बनाया गया है वो लागू होगा रेदर देन केंद्र का कानून। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद इसमें विषय में एक कहते हैं ना कि इन तीनों के इतर कोई विषय आ गया तो उस पर कानून कौन बनाएगा, अर्थात अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होगी, तो केंद्र के पास होगी। ठीक है, ये आर्टिकल 248 बोलता है। ठीक है, मतलब कि जिनका वो विषय जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लेख नहीं है उसको अवशिष्ट विषय बोला जाता है, और वही अवशिष्ट शक्ति किसके पास चला जाएगा, केंद्र के पास चला जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्री के लिए फैक्ट हो गया, और हमने विधायी शक्ति को भी जिक्र कर लिया। अब जरा सा देखो, यहाँ पे दिमाग खोलने की बात है कि केंद्र राज्य विधायी संबंध में संसद पांच परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है। अर्थात हम बोलते हैं ना कि केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है स्टेट में, तो वो पांच परिस्थिति अगर आ गई, इन पांच परिस्थितियों पे क्या होगा, सेंटर कानून बना सकता है 7वीं अनुसूची के राज्य विषय पे। ठीक है, राज्य सूची के विषय पे क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। और मजे की बात यहां बाद में बताएंगे। देखो आर्टिकल 249 क्या कहता है कि राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करने पे क्या होगा, केंद्र बना सकता है, विशेष बहुमत से पारित करे, और वो 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। अगर राज्यसभा क्या कर दे, विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो राज्य के विषय पे, राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकता है संसद, और 1 वर्ष के लिए लागू होगा। 250 क्या है, 250 बोलता है जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो फिर संसद राज्य विषय सूची पे क्या बना सकता है, कानून बना सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, हम जब बात करेंगे तो यही इसी आधार पे बात करेंगे। आर्टिकल 252, 2 या अधिक राज्यों के द्वारा अनुरोध करने पे क्या होगा, संसद कानून बना सकता है। 252 बोलता है कि 2 या 2 से अधिक राज्य अनुरोध करें तो राज्य सूची के विषय पे संसद क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। आर्टिकल 253 क्या बोलता है कि किसी अंतरराष्ट्रीय संधि के शर्तों को लागू करने के लिए क्या कर सकते हैं, संसद कानून बना सकता है राज्य सूची के विषय पे। ठीक है, 253। और 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू होने पे भी इसको संसद क्या बना सकता है, इस विषय पे कानून बना सकता है। तो ये इन 5 परिस्थितियों में क्या करेगा, कानून बना सकता है केंद्र। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि विधायी शक्ति का वितरण केंद्र के पक्ष में झुका है। अब जरा सा यहां दिमाग खोलते हैं। जो हमने पहले क्वेश्चन बोला कि भारत संघात्मक रूप होते हुए एकात्मक रूप को धारण किया हुआ है। अब संघात्मक का कैरेक्टरिस्टिक बता दो। एकात्मक में कहो कि देखो भैया ऐसा है, हम एग्जांपल फैक्ट के साथ देखेंगे। 249, यहाँ पे 250, 253 जो पीछे अभी डिस्कशन किए हैं, 253, फिर हम ये बता सकते हैं 356। ठीक है, 356 ये हम बता सकते हैं कि नहीं, देखो 5 विषय बता सकते हैं एकात्मक में एग्जांपल को लेके। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया, 49, 50, 52 भी जोड़ लो, 52, 53, 56, ये 5 विषय पे। तो हम एकात्मक रूप को बहुत बढ़िया से हम इसका आधार बनाते हुए बता देंगे कि एकात्मक रूप कैसे इसको शक्ति मिली है। ठीक है, जब क्वेश्चन लिखोगे तो बताएंगे कि हमने कहा कि संघीय व्यवस्था होते हुए एकात्मक रूप को वर्णन किया। तो एकात्मक को हम लैंग्वेज में ना लिख के आर्टिकल सीधे सीधे ये 5 प्रावधान लिख दो, भाई एकात्मक रूप दिखाता है कि इस कंडीशन में होगा, और एग्जामिनर सेटिस्फाइड भी होगा। ठीक है ना। अब आ जाते हैं प्रशासनिक संबंध। विधायक संबंध समझ गए कि नहीं। विधायक के संबंध में हमने क्या बताया था, ये देखो हमने बताया था कि विधायक संबंध में हमने एक क्षेत्र के आधार पर बोला था और एक विषय के आधार पर बोला था। ठीक है, और उसमें हमने कुछ कानून को लेते हुए मद्देनजर कि कब सेंटर का डोमिनेंट होगा और कब स्टेट का होगा, ये बताया था कि कब स्टेट का होगा कब सेंटर का होगा। ठीक है ना, कानून को लेते हुए। विधायी में हमने इससे पहले आपको बताया कि क्या कि केंद्र सरकार, हमने बताया कि सेंटर ज्यादा डोमिनेंट है स्टेट में, तो डोमिनेंट है कैसे, तो वो 5 आर्टिकल बताया, 249, 250, 252, 253 और 356, ये बताया कि सेंटर डोमिनेंट है। कि ये बता पूछ रहे कि केंद्र शक्तिशाली है राज्य से विधायी शक्ति में, तो वो बताओगे, यही आपका रहेगा, यही आधार रहेगा आर्टिकल। ठीक है ना, और ये भी आधार रहेगा कि एकात्मक रूप को धारण करता है। ठीक, अब समझ गए होंगे। अब चलते हैं
प्रशासनिक में देखो, प्रशासनिक संबंध या एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में बात करें तो कैसे समझा जा सकता है। तो पहले बात करेंगे क्षेत्र पे, वैसे ही, और उसके बाद विषय के बारे में बात करेंगे। तो क्षेत्र की बात करेंगे तो केंद्र की प्रशासनिक शक्ति का विस्तार कहाँ होता है? पूरे भारत में होता है, जबकि प्रांत की प्रशासनिक शक्ति का विस्तार केवल प्रांत में होता है। आईएएस पूरे क्षेत्र में लागू, प्रशासनिक क्षेत्र को लागू करते हैं, एसडीएम केवल प्रांत तक ही लिमिट रहते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि पूरे क्षेत्र में। विषय की बात करें तो संघ सूची के विषय पे प्रशासन कौन करेगा? केंद्र करेगा। विषय में बात करें तो संघ सूची के विषय पे प्रशासन कौन करेगा? केंद्र करेगा। राज्य सूची के विषय पे प्रशासन कौन करेगा? राज्य करेगा। तो ये प्रशासनिक संबंध में दो बातें कर लिए, क्षेत्र और विषय के लिए। लेकिन अब बात उठती है कि समवर्ती सूची के विषय का प्रशासन किसके द्वारा किया जाएगा। तो ध्यान रखना, समवर्ती सूची के विषय का प्रशासन कौन करता है? राज्य करता है, प्रांत करता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्ले के लिए और मेंस में भी याद रखना, तर्क रखने के लिए, ठीक है। अब देखो, केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत अगर देखें तो केंद्र क्या करता है? प्रांतों के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार है। मतलब यहां भी सेंटर डोमिनेंट है स्टेट से कि दिशा निर्देश जारी करेगा। अगर ये पालन नहीं करते हैं, दिशा निर्देश जारी करेगा, वो पालन नहीं करें, तो फिर आर्टिकल 365 के तहत संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा और 356 लग जाएगा। मतलब सेंटर क्या करेगा? दिशा निर्देश देगा और राज्य पालन नहीं करेगा तो 365 को आधार बनाते हुए 356 लगाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, 365 को आधार बनाते हैं। उदाहरण के रूप में दिशा निर्देश क्या दिया गया है वो देखो, उदाहरण आपको देना ही पड़ेगा। रेलवे के रख रखाव और सुरक्षा के संबंध में क्या सेंटर देता है कि भाई करो। एक सैनिक महत्व के पुल या संरचना बनाना हो, सुरक्षा का निर्देश कौन देगा? केंद्र देगा, ठीक है। और उसके प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में बाधा न डालने का निर्देश देगा। किसके? सैनिक महत्व वाले पुल और संरचना का, ठीक है। केंद्र के प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में बाधा न डालने का भी निर्देश दे सकता है। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो 365 को आधार बनाएगा और 356 लगा देगा। और 356 हम बार बार नहीं बोलेंगे, राष्ट्रपति शासन होता है, ठीक है। तो केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों के अंतर्गत केंद्र और राज्य आपसी सहमति से प्रशासनिक शक्तियों का आदान प्रदान करते हैं। ये भी ध्यान रखना कि केंद्र और राज्य प्रशासनिक संबंधों में अंतर्गत क्या होता है कि देखो, एक बार एग्जांपल हम नोट नहीं करना और बताना भी नहीं प्लीज। अखिलेश ने क्या किया था, उनके दोस्त हैं, उनके दोस्त बहुत अच्छे थे और वो आईपीएस थे कहीं और कैडर में, शायद गुजरात वगैरह में थे, ठीक है। उनके साथ पढ़ा था। जब वो सीएम बने तो उन्होंने क्या किया, गुजरात से बुला के यूपी में उनको आईपीएस कर लिया। कहने का मतलब कि केंद्र और राज्य प्रशासनिक संबंध के अंतर्गत क्या होता है कि केंद्र और राज्य आपसी सहमति से प्रशासनिक शक्तियों का भी आदान प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। और केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के तहत विभिन्न प्रकार के लोक सेवाओं से संबंधित प्रावधान भी शामिल किया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक। तो उदाहरण समझ में आया। अब आ जाओ केंद्र और वित्तीय संबंध, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। तो जब केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध देखेंगे तो पहला देखेंगे कर से प्राप्त राजस्व का बंटवारा कैसा होता है। देखो, केंद्र राज्य के वित्तीय फाइनेंशियल रिलेशन में संबंध में हम बहुत टाइप देखेंगे। तो एक पहला लेके चल रहा है, टैक्स का बंटवारा कैसे होगा। तो टैक्स का बंटवारा कैसे होगा, तो केंद्र और राज्य पे दो लेख हो कि एक आरोपण करने वाला हो, दूसरा संग्रहण करता हो टैक्स का, एक विनियोजन करता हो। और फिर उदाहरण दे रहे हैं। तो देखो, आरोपण कौन करे? टैक्स का केंद्र करे, और उसका संग्रहण भी कौन करे? केंद्र करे, और विनियोजन भी, रेगुलेशन भी कौन करे? केंद्र करे। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि आरोपण कौन करे? राज्य करे, और उसका संग्रहण भी राज्य करे और रेगुलेशन भी राज्य करे। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि केंद्र क्या करे? आरोपण करे और संग्रहण उसका राज्य करे और उसका रेगुलेशन भी राज्य करे। चौथा कंडीशन ये हो सकता है कि केंद्र क्या करे? आरोपण करे, संग्रहण केंद्र करे और उसका विनियोजन कौन करे? राज्य करे। तो केंद्र आरोपण भी करे, संग्रहण भी करे, लेकिन विनियोजन कौन करे? राज्य करे। और पांचवा कंडीशन हो सकता है कि केंद्र आरोपण करे, संग्रहण करे और विनियोजन दोनों मिलकर करे, केंद्र और राज्य। यही कंडीशन हो सकता है। और इसको बहुत साधारण वे में अगर पढ़ने जाओगे ना तो बहुत लंबा लिखा है, हमने बड़े सिंपल में बॉक्स के रूप में लेके है। अच्छे से पढ़ना और समझना जो बता रहे हैं। तो केंद्र और केंद्र वाला लेके चलते हैं पहला कंडीशन। तो पहला कंडीशन में ऐसा हुआ कि जो 80वां जो 80 संविधान संशोधन 2000 में हुआ था, इससे पहले जितने कर थे ये इसी श्रेणी में आते थे कि केंद्र आरोपण करता था, संग्रहण करता था और रेगुलेशन करता था। मतलब 2000 में जो संशोधन हुआ था 80वां, वो संविधान संशोधन से पहले इसी तरह के कर क्या किया शामिल होते थे। लेकिन जब 80वां संविधान संशोधन हुआ तो उन्हें केंद्र और राज्य के बीच में विभाजन
विभाजनीय बना दिया गया, जैसे आयकर हुआ, सीमा शुल्क हुआ, निगम कर हुआ। तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं इसमें, पहले वाले में। दूसरा वाला क्या है, राज्य आरोपण करे। अब इसको मिटा देते हैं कि साफ साफ दिखे, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन हम लेके चल रहे हैं कि राज्य आरोपण करे और संग्रहण भी करे और रेगुलेशन भी करे। तो ऐसा क्या, कौन सा टैक्स है जो कि राज्य क्या करता है, आरोपण भी करता है और संग्रहण भी करता है और रेगुलेशन भी करता है। तो एग्जांपल है मनोरंजन कर। जो मनोरंजन कर होता है उसको राज्य आरोपण करता है, संग्रहण करता है और विनियोजन करता है। केंद्र और राज्य, केंद्र क्या करे, आरोपण करे, राज्य संग्रहण करे और राज्य विनियोजन करे। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, तो जो विनिमय पत्र होते हैं उस विनिमय पत्र पे जो स्टैंप शुल्क लगाए जाते हैं उस पे केंद्र क्या करता है, आरोपण करता है, संग्रहण उसका राज्य करता है और विनियोजन कौन करता है, राज्य करता है। अब आ जाओ कि केंद्र आरोपण करे, केंद्र संग्रहण करे और राज्य क्या करे, रेगुलेशन करे। तो इसमें कौन से आते हैं, तो जैसे रेल भाड़ा है, माल भाड़ा है, ये केंद्र आरोपण करता है, संग्रहण भी करता है, लेकिन विनियोजन कौन करता है, ये करता है राज्य करता है। केंद्र आरोपण करे, केंद्र क्या संग्रहण करे और विनियोजन केंद्र और राज्य करे। तो 80वां संविधान संशोधन के बाद सभी जो प्रमुख कर हैं इसी श्रेणी में आते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। तो ये कर से संबंधित केंद्र और राज्य का वित्तीय संबंध देखा, किससे, टैक्स से। जब क्वेश्चन पूछ ले टैक्स से, लेकिन अगर पूछे केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंध बताओ तो एक प्रकार इसमें टैक्स होगा। लेकिन टैक्स से पूछे कि टैक्स में केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंध का चर्चा कीजिए तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा, एग्जाम देना होगा, एग्जाम्पल देना होगा, 8 नंबर का आएगा, ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं जीएसटी। जीएसटी वस्तु और सेवा कर, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ये भी केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध में आएगा। 101वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत क्या लाया गया था, जीएसटी लाया गया था, ठीक है। तो भारत के वित्तीय संघवाद लाने में, भारत में वित्तीय संघवाद लाने में जीएसटी की भूमिका है। और कौन सा संविधान संशोधन विधेयक था जो ये जीएसटी लाया गया था, तो 122वां संविधान संशोधन विधेयक था। लेकिन संविधान संशोधन कौन सा है, 101वां है, दोनों में डिफरेंस समझ लेना। अब जीएसटी की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाए तो देखो जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से संबंधित है। जीएसटी क्या है, अप्रत्यक्ष प्रणाली, जो अप्रत्यक्ष कर था उसी प्रणाली को सुधार करके लाया गया जीएसटी। इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, तो एक देश एक कर की व्यवस्था को लागू करना है, एक देश एक कर की व्यवस्था को लागू करना। इसका उद्देश्य दूसरा क्या है कि जो कर प्रणाली बहुत जटिल हो गई है थी उसको सरल करना है, ठीक है। तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा ड्यूअल जीएसटी का प्रावधान किया गया, एक सीजीएसटी और एक जीएसटी, राज्य जीएसटी, तो सेंटर जीएसटी और एस जीएसटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये दो प्रावधान किया गया, ठीक है। एक तीसरा तरह का व्यापार आया जिसको बोलते हैं आईजीएसटी, मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। इसका मतलब क्या है कि केंद्र द्वारा लगाया गया और वसूला, कहने का मतलब है कि ये कब लगाया जाएगा, आईजीएसटी। तो आईजीएसटी ये कुछ वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो अंतरराज्यीय व्यापार होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से जाते हैं, अंतरराज्यीय व्यापार होते हैं, उसमें आईजीएसटी लगाया जाता है। कौन लगाता है, तो केंद्र द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाएगा भी केंद्र द्वारा, केंद्र द्वारा लगाया जाता है और वसूला किसके द्वारा जाता है, केंद्र के द्वारा। लेकिन इसकी बंटवारा जो होता है आईजीएसटी का, तो राज्य और केंद्र के बीच बंटवारा होता है। आईजीएसटी के बीच, आईजीएसटी जो वसूला जाएगा, फिर से समझो, हम थोड़ा सा हो सकता है कि बोलने में इधर उधर हो जाए। आईजीएसटी का मतलब है कि आईजीएसटी ये अंतरराज्यीय व्यापार, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में व्यापार कर रहे हो तब लगाया जाएगा, पहली बात। और कुछ वस्तुओं और सेवाओं के लिए लगाया जाएगा, ये बात हुआ। तो कौन लगाएगा, तो सेंटर लगाएगा। कौन लगाएगा, सेंटर लगाएगा। वसूलेगा कौन, आईजीएसटी, सेंटर वसूलेगा। अब आईजीएसटी से जो प्राप्त होगा राशि, उसका बंटवारा किसके किसके बीच में होगा, तो सेंटर और स्टेट के बीच में होगा, ध्यान रखना। और एक और प्रावधान हुआ कि जीएसटी के निर्णय लेने के लिए, जीएसटी के संदर्भ में निर्णय करने के लिए एक जीएसटी परिषद का गठन किया गया, जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। और कौन से आर्टिकल, ये पूछ ले, जीएसटी परिषद एक स्टैट्यूटरी बॉडी है या संवैधानिक बॉडी है कि विधिक है, तो देखो आर्टिकल 279(1) में प्रावधान किया गया जीएसटी परिषद का, और ये संवैधानिक संगठन है, गठन है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ 279(a) क्या बोलता है आर्टिकल, तो भारत का वित्त मंत्री इसका जो जीएसटी परिषद है, मतलब इसी में बोला गया जीएसटी। तो जीएसटी परिषद का कार्य पूछे तो, या उसके बारे में पूछे तो हमें बोलना पड़ेगा, या 279(a) को करना होगा,
इंडिकेट, और बोलेंगे कि भारत का वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का क्या होगा, अध्यक्ष होगा। कौन, फाइनेंस मिनिस्टर इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा। पहली बात, भारत के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का राज्य मंत्री इसका क्या होगा, तो जो वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का, ध्यान रखना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो राज्य मंत्री होगा वो इसका क्या होगा, उपाध्यक्ष होगा। ध्यान रखना कौन से विभाग का, राजस्व विभाग का। और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके क्या होंगे, सभी राज्य के वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। तो जीएसटी परिषद का फॉर्मेशन ऐसे होगा। ठीक है, अब जीएसटी परिषद का कार्य देखें क्या है। तो जीएसटी परिषद से संबंधित सभी प्रमुख निर्णय इसी संस्था द्वारा लिया जाएगा। जैसे कि कौन से स्लैब में रखा जाए उसका निर्धारण कौन करेगा, जीएसटी परिषद करेगा। और जीएसटी की दर तय करना, समय समय में उसका परिवर्तन कौन करेगा, जीएसटी परिषद करेगा। कुछ वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखना है तो उसके ऊपर निर्णय कौन लेगा, जीएसटी परिषद लेगा। कुछ क्षेत्रों को जीएसटी से बाहर रखना तो उस पर निर्णय कौन लेगा, जीएसटी परिषद लेगा। और जीएसटी की श्रेणी तय करना है, स्लैब तय करना है, वो कौन करेगा, वो जीएसटी परिषद करेगा। अभी 4 स्लैब है, ऐसे 5 स्लैब बोलते हैं लेकिन 0 स्लैब किसी को नहीं माना जाता, लेकिन 4 स्लैब होगा। ठीक है, 5%, 12%, 18% और 28% भारत में जीएसटी का ये स्लैब है। ठीक है, तो जीएसटी का हमने फॉर्मेशन पढ़ा, 279A के तहत जीएसटी का कार्य पढ़ा, और जीएसटी परिषद में निर्णय लेने की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें भारित मतदान से निर्णय लिया जाता है। भारित मतदान का मतलब कि केंद्र को कितना वेटेज दिया गया है, 33.3% दिया गया मतभार, और राज्य को सामूहिक रूप से 67% मतभार दिया गया है। ठीक है, और कोई भी जीएसटी में अगर निर्णय लेना हो तो वो निर्णय किससे लिया जाएगा, 75% मतभार से ही लिया जाएगा, इससे कम से नहीं। तो कहने का मतलब ये संघ का एक रूप ले लिया है, संघवाद को स्ट्रॉन्ग करने का, कि ऐसा नहीं है कि केंद्र ही यहाँ डोमिनेंट है, सिर्फ 33% है, इसमें राज्य को भी आना पड़ेगा। 75% के मतभार से ही कोई निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा लिया जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। केंद्र राज्य का वित्तीय संबंध में हमने अभी तक क्या पढ़ा, एक पढ़ा टैक्स को लेके वित्तीय संबंध, दूसरा क्या है जीएसटी को लेके संबंध। अब हम इसमें और जाएंगे कि जो संबंध में और कौन आएंगे। तो देखो, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के जो अनुदान देते हैं वो भी आता है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। टैक्स तो आएगा, जीएसटी आएगा, और केंद्र द्वारा राज्यों को विभिन्न प्रकार के जो अनुदान दिए जाते हैं वो भी किसमें आएगा, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध में आएगा। और जब भी अगर आएगा तो सबके बारे में आपको केंद्र राज्य वित्तीय संबंध पूछ ले तो सबके बारे में बताना होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है ना। संविधान में 3 प्रकार के अनुदान का जिक्र किया गया है, जो कहा गया ना कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के विभिन्न प्रकार के अनुदान दिए जा सकते हैं। तो वो विभिन्न प्रकार के अनुदान को देखो तो संविधान ने 3 प्रकार के बताया है। क्या, तो किसी राज्य को प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अनुदान देना, किसी प्रकार के प्राकृतिक आपदा आ गया उसमें अनुदान देने की बात कहा गया है, अनुदान देने की बात कहा गया। दूसरा बात बोला गया है संविधान में कि जनजातियों के कल्याण और योजना चलाने के लिए अनुदान देना। तो पहला है आपदा से, प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अनुदान देना, दूसरा जनजातियों के कल्याण योजना चलाने के लिए अनुदान देना, और तीसरा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हैं जो उनको ऊपर उठाने के लिए, उत्थान करने के लिए अनुदान देना। 3 बातें गया है। ठीक है, तो ये 3 आधार पे अनुदान देने की बात कही गई है, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं कि विशेष राज्य की बात कहा जाता है या पिछड़ा राज्य, तो उसको निर्धारित कौन किया है, इस पे क्वेश्चन बन चुका है। पिछड़ा राज्य कौन होता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या विशेष राज्य कौन होते हैं तो उसके बारे में। तो देखो, एन गाडगिल समिति आर्थिक सहायता के लिए बनाई गई थी, एक गाडगिल समिति बनाई गई थी आर्थिक सहायता देने के लिए राज्यों के लिए। तो गाडगिल ने क्या किया था, एक फार्मूला बनाया था, केंद्र द्वारा राज्यों को आर्थिक कैसे सहायता दिया जाएगा उसके लिए फार्मूला बनाया था, जिस फार्मूले को बोलते हैं गाडगिल फार्मूला। तो केंद्रीय सहायता किस पे दिया जाता है, तो केंद्रीय सहायता गाडगिल फार्मूला पे दिया जाता है। और गाडगिल फार्मूला का मतलब क्या है कि सामान्य राज्य को, गाडगिल फार्मूला ये बोलता है, उसका कंसेप्ट मेन कोर समझे कि सामान्य राज्य को 90% केंद्रीय सहायता ऋण के रूप में और 10% क्या करेगा, अनुदान के रूप में देगा, जो सामान्य राज्य होंगे। और विशेष राज्य या पिछड़ा राज्य होगा उनको 10% केंद्रीय सहायता किस में मिलेगा, ऋण पे मिलेगा, लेकिन 90% अनुदान के रूप में मिलेगा। यही कारण है कि बहुत सारे राज्य विशेष राज्य के दर्जा मांगते हैं। ठीक है ना। अब विशेष राज्य के दर्जा देने का क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है ना। तो विशेष राज्य को देने का क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया ये है कि अगर पहाड़ी क्षेत्र की अधिकता हो, जैसे उत्तराखंड है, हिमाचल है,
ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रफल की अधिकता हो तो उनको क्या कर देंगे, विशेष राज्य की दर्जा दिया जा सकता है। दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगा हो तो उनको विशेष राज्य की दर्जा दिया जा सकता है। तीसरा है कि सामरिक महत्व हो, सैनिक महत्व हो, सामरिक महत्व का राज्य हो, उसको हम क्या सकते हैं, विशेष राज्य की दर्जा दे सकते हैं। और चौथा आधार है कि सामाजिक आर्थिक अगर पिछड़ापन हो तो हम विशेष राज्य की दर्जा दे सकते हैं। इन 4 आधारों पे हम क्या कर सकते हैं, विशेष राज्य की विशेष राज्य घोषित कर सकते हैं इन 4 आधारों पे। तो क्वेश्चन मेंस में बन सकता है कि विशेष कार्डियल फार्मूला ने क्या बोला है, तो वो बताना है कि सामान्य राज्य को 90% ऋण, ठीक है, लोन, और 10% अनुदान, और विशेष राज्य को क्या 10% लोन के रूप में, 90% अनुदान के रूप में, ठीक है। तो ये रहे, लेकिन विशेष राज्य होने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो गाडगिल ने निर्धारित किया था इन 4 आधारों पे। पहाड़ी क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा होना चाहिए, सामरिक महत्व का होना चाहिए, और सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन होना चाहिए, ठीक है ना। इन्हीं आधार पे किया जाएगा। अब केंद्रीय राज्य वित्तीय संबंध में अभी तक हमने क्या बताया कि केंद्रीय राज्य संबंध में टैक्स का बात किया, जीएसटी को बात किया, फिर हम आए तो बोले कि अनुदान की बात में बोला, ठीक है, अनुदान को लेकर विशेष राज्य की बात कर लिया। अब आ रहे हैं कि वित्त आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय राज्य वित्त संबंध में वित्त आयोग, तो चौथा ये डायमेंशन होगा वित्त आयोग। जब भी बात करना होगा तो इतने सारे आयाम पे बात करना होगा, राज्य केंद्रीय राज्य वित्त संबंध में सब में 2-2 लाइन लिखना होगा, ठीक है। और स्पेसिफिक किसी से पूछा जाए तो स्पेसिफिक भी लिख सकते हैं। तो केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के अंतर्गत भारत का वित्त आयोग एक प्रमुख संस्था है, प्रमुख संस्था है, ठीक है। भारत का वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, तो वित्त आयोग का आर्टिकल है आर्टिकल 280, ठीक है। इसका गठन कौन करता है वित्त आयोग का, हर 5 वर्ष पे प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। इसमें सदस्य कितने होते हैं वित्त आयोग में, तो 5 सदस्य होते हैं, मतलब एक अध्यक्ष होता है, 4 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, ठीक है। 5 सदस्य होता है वित्त आयोग। अब योग्यताएं देखें तो अध्यक्ष तो होगा, इसके लिए कोई योग्यता नहीं दिया गया है वित्त आयोग का, लेकिन जो 4 सदस्य हैं उनके बारे में बोला है कि मान लो मेंबर 1 हो वो हाईकोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो, मेंबर 2 हो वो वित्त एवं लेखाओं का क्या हो, विशेषज्ञ हो, मेंबर 3 क्या हो, अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ हो, मेंबर 4 क्या हो, वित्तीय प्रशासन का जानकार हो। ये 4 सदस्यों की ऐसा होना चाहिए, एलिजिबिलिटी बताया गया है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और किसमें, 280 में। तो वित्त आयोग का कार्य क्या है, वित्त आयोग का कार्य देखें तो पहला कार्य है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो प्राप्त कर होते हैं, टैक्स होता है, कर होता है, उसको बंटवारे पे सुझाव देना, सुझाव देना। पहला क्या है कि टैक्स का बंटवारे पे सुझाव देना, तो पहला हमने यहाँ पे लिख दिया टैक्स के बारे में। दूसरा है कि जो अनुदान की बात हमने पढ़े थे, उस अनुदान पे कितना अनुदान देना चाहिए किसी राज्य को, उसके बारे में सलाह देने का किसका कार्य है, इसी का कार्य है, ठीक है, वित्त आयोग का, ठीक। और तीसरा कार्य है कि प्रेसिडेंट कोई भी कार्य सौंप दे तो उसको करना, तीसरा कार्य हो गया कि प्रेसिडेंट कोई भी कार्य सौंप दे। चौथा क्या है कि जो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन है, इनको अलग अलग पॉइंट बना के लिख लेना, 73वां और 74वां। तो 73वां में क्या है कि पंचायत के बारे में क्या है, तो पंचायत की स्रोतों के पूरा करने के लिए कि आय के स्रोत कहां से हो और उसके ऊपर संचित निधि में वृद्धि करना। मतलब सुनो, 73 में क्या है कि पंचायत की आय कहां से प्राप्त हो उसके ऊपर सिफारिश करना, और राज्य के संचित निधि को वृद्धि करने का सुझाव कौन देता है, ये यही देता है, ठीक है। 74वें में सेम काम यही करता है, नगर पालिका के संदर्भ में, जो पंचायत के संदर्भ में है। और भारत का वित्त आयोग एक सलाहकारी या परामर्श संस्था है, परामर्श देता है। ऐसा नहीं है कि उसकी जो सलाह दे वो बाध्यकारी हो, नहीं, ऐसा नहीं है, वो सलाहकारी संस्था है, कौन, वित्त आयोग। तो ये कार्य हो गया, छोटे में देख लिया। तो कार्य में हमने क्या देखा कि टैक्स का बंटवारा पहला देखा, दूसरा हमने क्या किया, हमने बताया कि अनुदान की बात कहा, तीसरा हमने बताया कि कोई प्रेसिडेंट कोई कार्य दे दे तो उसको करना, चौथा बताया 73वां संविधान संशोधन को मजबूत करने के लिए सिफारिश देना, 74वां नगर पालिकाओं को मजबूत करने के लिए सिफारिश करना, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कार्य। अब विभाग केंद्र राज्य के संबंध में विवाद के मुद्दे क्या क्या हैं उसको देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। तो ऐसा है ना कि पहला क्या हम बार बार पढ़ रहे हैं कि शक्ति का जो विभाजन है वो केंद्र के पास ज्यादा है, स्टेट के पास कम है, तो पहला तो यही है, ठीक है। दूसरा है वित्तीय रूप से प्रांतों का केंद्र पर निर्भर रहना, ये भी केंद्र राज्य के संबंध में विवाद उत्पन्न करता है कि वित्तीय रूप से क्या करते हैं, केंद्र के रूप में निर्भर रहते हैं, जैसे जीएसटी है का बंटवारा है या वित्त आयोग को बंटवारा को लेके। फिर तीसरा क्या है कि सेंटर और स्टेट में जो डिस्प्यूट होता है राज्यपाल के पद को लेके है। हमने कहा था ना कि स्वविवेक वगैरह की यूज करता है
जोड़ो उससे, स्वविवेक वगैरह है, बहुत सारे हैं, आर्टिकल 200 है, 356 है, ठीक है, कुछ विशेषाधिकार हैं, तो वो सारी चीजों को लेके, बहुमत को लेके तो राज्यपाल रहता है। तो पहला क्या है कि शक्तियों के विभाजन को लेके विवाद रहता है। दूसरा क्या है कि वित्तीय रूप से केंद्र पे निर्भरता है, उसको लेके विवाद रहता है सेंटर स्टेट में। राज्यपाल को पद को लेकर रहता है। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं उसको लागू करने को लेकर विवाद में बना रहता है। 356 है, 352 है, ठीक है, 360 है, ये सारी चीजों को लेकर। अखिल भारतीय सेवाएं जो आईएएस वगैरह हैं, ये स्टेट में क्या करते हैं, प्रमुख पदों पे रहते हैं, और आईएएस को गवर्न कौन करता है, सेंटर करता है। तो फिर इस चीज को लेके विवाद रहता है। फिर केंद्र और राज्य के संबंध में अतीत काल में जो योजना आयोग है उसका भी विवाद का मुद्दा रह चुका है, योजना आयोग का लेके अतीत काल में देखा जाए। फिर सीआरपीएफ है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, वो राज्य कई बार बोलती है कि सीआरपीएफ का दुरुपयोग करती है केंद्र, ठीक है, तो इसको लेके बवाल रहता है। अब देखो, अब क्या है कि वर्तमान समय में नक्सलवाद, आतंकवाद जैसी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बना है। तो इसके लिए एनआईए संस्था आया, एनआईए संस्था, इसको लेके राज्य हमेशा आक्षेप लगाती है कि केंद्र डोमिनेट होना चाह रहा है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। सीबीआई है, सीबीआई को लेके बवाल बैठता है। वर्तमान में ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण के आने से क्या हुआ है कि विषमता, राज्यों में आर्थिक रूप से विषमता आ गया है, या क्षेत्रीय विकास क्या हो गया है, उसमें विषमता आ गया है। कुछ राज्य क्या हो गया, पिछड़ गए हैं, कुछ राज्य ऊपर आ गए हैं, जैसे केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, इधर गुजरात है, और कुछ बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे क्या है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। तो ये भी एक विवाद के रूप बना देता है। तो हम इतने आधार को लेके बना सकते हैं, ठीक है ना। तो विवाद को लेके हम क्या क्या आधार बना सकते हैं, देखो, हम सीधे सीधे जो आईपीएस का दुरुपयोग है वो, सीआरपीएफ का दुरुपयोग है वो, एनआईए का दुरुपयोग है वो, सीबीआई का दुरुपयोग है ये, अभी सीबीआई वाला, वेस्ट बंगाल वाला देखो, ठीक है, ये हुआ। फिर क्या, वैश्वीकरण के कारण बढ़ गया है, ठीक है। फिर क्या, किसके कारण बढ़ा है, तो देखो वैश्वीकरण के कारण बढ़ा है। फिर क्या कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो शक्तियों का विभाजन है वो बवाल लेके है कि नहीं। फिर क्या बताओगे कि जो और भी बहुत सारे हैं जो पीछे बताए हैं, ठीक है ना। जैसे इसमें हमने इधर का कि वित्तीय रूप से प्रांत के ऊपर निर्भर होता है। राज्यपाल का पद वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों को लेकर विवाद रहता है। अखिल तो बता ही दिया है। अतीत काल में योजना आयोग को लेकर विवाद रहा है। तो ये हम विवाद के कारण बता सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, भारत के संघवाद के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं संघवाद के में। तो भारत के संघवाद को लेके, भारतीय संघवाद पे भूमंडलीकरण का प्रभाव, भारत के संघवाद पे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि भारत के भारतीय संघ पे भूमंडलीकरण का प्रभाव बताइए। भारत के संघवाद पे दल व्यवस्था का प्रभाव बताइए। तीसरा, भारत के संघवाद पे गठबंधन की राजनीति का प्रभाव बताइए। चौथा बन सकता है कि दल व्यवस्था के द्वारा भारत की राजनीतिक व्यवस्था में क्या विसंगतियां पैदा की गई हैं। ये 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, संघवाद पे भूमंडली का प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब 2 पार्ट में आप लोग कहे थे बनाने के लिए 50-50 मिनट का, तो हाँ हम 2 पार्ट में बना रहे हैं 50-50 मिनट का, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम संघवाद पे भूमंडलीकरण का प्रभाव पढ़ेंगे, जो पीछे क्वेश्चन 4 पढ़ चुके हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, थैंक यू सो